सी सेट में रीडिंग कंप्रीहेंशन की बहुत बड़ी भूमिका है। रीडिंग कंप्रीहेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के आते हैं। तो चलिए रीडिंग कंप्रीहेंशन का अगला जो है एक यहां पर पैराग्राफ लेते हैं जिसको हम लोग यहां पे पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उसका हम प्रयास करेंगे। मैंने आपको दो तरीके बताए थे रीडिंग कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने का। पहला तरीका कि पहले पैराग्राफ पढ़िए और पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसको थोड़ा सा साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए, समझते जाइए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं और इसके बाद जो है आगे आप जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर दीजिए। एक तरीका ये है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। मेरा मानना है कि क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि अमूर्त प्रकार का कोई भी आपका जो है पैराग्राफ दिया गया है तो उसमें क्या क्वेश्चन पढ़ोगे, है ना। वहां पे क्वेश्चन पढ़ के भी कुछ निकलने वाला नहीं है, तो सीधा पैराग्राफ पढ़ो और सॉल्व करो। ठीक है, चलिए इसी मेथड को यूज करते हुए अभी हम इसको करेंगे। कुछ मैं आपके क्वेश्चन पढ़ के भी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन यहां पे यूपीएससी का लेवल थोड़ा सा अपग्रेडेड है। यहां पे देखिए पैराग्राफ पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक समय से ही भारत पर न केवल अतिलोलुप संप्रदायों द्वारा समय समय पर हमला किया जाता है, बल्कि व्यापारिक एवं अन्वेषणकर्ताओं, शोधकर्ताओं एवं पर्यटकों द्वारा यहां की यात्रा भी की जाती रही है। देखो सिंपल सा है पैराग्राफ, ये इतिहास से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये कह रहा है कि समय समय पर विदेशी आक्रमण भी हुए हैं, लेकिन समय समय पर बहुत सारे व्यापारी और बहुत सारे शोधकर्ता, बहुत सारे पर्यटक भी भारत में आए हैं, यानी विदेशी भी बहुत सारे भारत में समय समय पर आए हैं। ठीक है, इन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें काफी महत्वपूर्ण रही हैं। जो इन लेखकों ने, देखे अब यहां पे अंडरलाइन करने की बात है। सबसे पहली बात, भारत में कौन आए हैं? व्यापारी, अन्वेषणकर्ता, शोधकर्ता, पर्यटक भी यहां पे आए हैं। देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी कंप्रीहेंशन हल करना तो एक लाइन में यदि आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो अगली जो लाइन आपकी होगी, अगले लाइन में आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ यहां पर जो है ना, यहां पे जो अगली लाइन होती है वो ही क्वेश्चन जाकर के बनती है। इंफॉर्मेशन के बाद की लाइन जो है आपका क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाती है, वो क्वेश्चन बनता है। तो यदि कहीं पे कोई जानकारी दी जा रही हो, उसके अगली लाइन आमतौर पे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहां पे प्रागैतिहासिक, ठीक है, व्यापारिक, अन्वेषणकर्ता, शोधकर्ता, पर्यटक यहां पे आए हैं, यहां की यात्रा की जाती रही है। इन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें काफी महत्वपूर्ण है। अब देखो जब कभी भी कंप्रीहेंशन में क्योंकि शब्द आ जाए, क्योंकि शब्द क्वेश्चन बनाता है। WH जितने भी क्वेश्चन वो आते हैं, पॉइंट आते हैं, वहां पर आपका एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो आप जब भी कभी क्योंकि आता है ना, कोई भी मतलब कि कोई भी ऐसा WH आता है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई भी सस्पेंस तोड़ रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो वहां पे उस बात को या कभी भी स्पष्टीकरण किया जा रहा है किसी बात को, तो वो जितने भी पॉइंट आते हैं वो आपके क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगली लाइन है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक नहीं थी और इतिहासकारों के लिए वे जानकारी के समृद्ध स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, यहां पे कह क्या रहा है, इन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विदेशी लेखक आए जिन्होंने बुक्स लिखी और इनकी लिखी हुई किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, बहुत बड़ी संख्या में नहीं आए और इतिहासकारों के लिए वे जानकारी समृद्ध स्रोत माने जाते हैं। जो बाद में इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई किताबें, वो उनके लिए जानकारी के समृद्ध स्रोत हैं। ठीक है, विशेष रूप से इस परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-सांग द्वारा प्रस्तुत पर्यवेक्षण बेहद प्रशंसनीय है। यहां पे ह्वेन-सांग की भी चर्चा की गई कि ह्वेन-सांग भारत आया था। अब आगे लिखा है, समय दिया गया 7वीं सदी में बौद्धवाद चीन के संभ्रांत वर्ग के लोगों के मध्य एक प्रभावी एवं ज्ञानवर्धक बल के रूप में मौजूद था। मतलब कि बौद्धवाद की बात भी की गई कि वहां पे बौद्ध धर्म का चीन में प्रभाव काफी ज्यादा 7वीं सदी में देखने को मिला है। ठीक है, चीनी धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध की जन्मस्थली भारत के दर्शन हेतु आना और इस धर्म के संस्थापक के प्रति अपना सम्मान ज्ञापित करना सामान्य था। मतलब कि महात्मा बुद्ध का चूंकि प्रभाव वहां पे बौद्ध धर्म का रहा, तो बहुत सारे चीन से लोग जो है भारत आए समय समय पर। ठीक है, ये बात कही गई है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है, देखो देखा जाए आमतौर पे पूरा का पूरा जो शुरुआत में ही देख लीजिए, ये पूरा यात्रा वृत्तांतों पे पूरा का पूरा लेख है ये। ठीक है, तो ये जानकारी दी गई कि चीन के लोग भारत आए। अब इसी में कहा गया शायद उन सभी में सर्वाधिक भद्र यही पर्यवेक्षक था। यहां पे देखिए सर्वाधिक भद्र यही पर्यवेक्षक था का मतलब ह्वेन-सांग से मतलब है।
ठीक है, यहां पे ह्वेनसांग से मतलब है जिसने भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करने से पूर्व चीन में व्यापक अध्ययन एवं यात्राएं की। विद्वान एवं प्रभुत्व अथवा विवेकी दोनों ही होने के कारण से हर किसी की आसानी से प्रशंसा नहीं की। भारत में रहकर उसने मरुस्थलों की यात्रा की। तो यहां पे एक बात देखिए लिखा है, भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करने से पूर्व चीन में व्यापक अध्ययन एवं यात्राएं की, मतलब भारत आने से पहले भी वो चीन में उसने काफी अध्ययन किया और उसके अलावा भी, भारत से अलावा भी ह्वेनसांग के द्वारा यात्राएं की गई। वो विद्वान, प्रभुत्व अथवा विवेकी था, दोनों होने के कारण से उसने हर किसी की आसानी से प्रशंसा नहीं की। भारत में रहकर उसने मरुस्थलों की यात्रा की, पर्वतों की चढ़ाई की, गांवों में रहा, राजधानियों में रुका, मठों में रहकर अभ्यास किया, विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और साथ ही शाही दरबारों में भी समय व्यतीत किया। तो जब भारत आया तो भारत में वो हर जगह गया। ठीक है, ह्वेनसांग की बात हो रही है। मथुरा, अयोध्या, प्रयाग गया, पाटलिपुत्र, ठीक है, गया, कामरूप गया, इन सभी जगहों पे गया। बौद्ध दर्शन तथा भारतीय समाज को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसने संस्कृत और पाली भाषा भी सीखी। सब ह्वेनसांग के बारे में चर्चा है। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपने अधिकतर कार्यों, अपने अनुभव के विस्तृत लिखित विवरण को प्रस्तुत किया। मतलब कि जो उसने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, उसने एक बुक लिखी थी ना सीयू की, पर इसमें सीयू की का कहीं पर भी वो नहीं है। ये जो है आपका पैराग्राफ है, बहुत सामान्य है। आप इतिहास के छात्र हैं या इतिहास तो सबको पढ़ना ही होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐतिहासिक आपका एक पैराग्राफ है, लेख है, जिस लेख से यहां से कुछ क्वेश्चन दिए गए। अब देखिए एक बार हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखते हैं, इनका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस उत्तरगामी कार्य में ह्वेनसांग की वास्तविक सहभागिता मानी जाती है? मतलब ह्वेनसांग की क्या सहभागिता है किस कार्य को लेकर के? तो एक बार ध्यान से देखते हैं। उसने हिंदूवाद और बौद्धवाद के मत संघर्ष की ओर ध्यान आकृष्ट किया। कहीं पर भी पैराग्राफ में इसकी बात नहीं हुई है। उसने पूरी ईमानदारी से अपने ज्ञान, अपनी अनुभूतियों का रिकॉर्ड किया। यहां पे देखिए लास्ट लाइन, देखिए आप, लास्ट लाइन में ही आंसर छुपा हुआ है। लास्ट लाइन देखिए यहां पे, अपने अधिकतर कार्यों और अनुभवों का विस्तृत लिखित विवरण प्रस्तुत किया। यह पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका। यहां पे देखिए, उसने पूरी ईमानदारी से अपने ज्ञान, अपनी अनुभूतियों का रिकॉर्ड किया। यह आंसर आपका निकल आया यहां से, बहुत आसान है। इसके बाद देखिए दूसरे आगे पॉइंट, वह चीन में कुलीन वर्ग भारत में भ्रमण को लेकर पूर्वाधारणा से ग्रस्त था। बिल्कुल नहीं था। उसने भारत में अनेक स्थानों का भ्रमण किया और वहां समय बिताया। तो यह सामान्य सी बात है। यहां पे क्या बोला गया है, ह्वेनसांग की वास्तविक सहभागिता किसमें मानी जाती है? क्योंकि उसने सीयू की लिखी थी, उसने एक बुक लिखी थी। तो वो बुक क्या है आपका? ईमानदारी से अपने ज्ञान और अनुभूतियों का रिकॉर्ड किया। यदि उसने बुक नहीं लिखी होती तो हमें कैसे पता चलता कि उसने क्या किया है? तो उसका वास्तविक कार्य यही था जो लास्ट में उसने लिखा, विवरण को प्रस्तुत किया, लिखित विवरण। लिखित विवरण मतलब रिकॉर्ड। ये आंसर आपका यहां पे लास्ट लाइन में छुपा हुआ है पहले क्वेश्चन का। आसानी से कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा चीजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आप निकाल लोगे, इतना कठिन नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं दूसरा। प्रागैतिहासिक लेखकों के लेखन को अति महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? प्रागैतिहासिक लेखकों के लेखन को अति महत्वपूर्ण क्यों माना गया? अब देखिए, मैंने आपको बोला था यहां पे कि क्योंकि शब्द जहां पे आया हुआ है ना, यहां पे देखिए, इतिहासकारों की वो जानकारी के समृद्ध जो स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है ये, क्योंकि उनकी संख्या अधिक नहीं थी। ठीक है, और इतिहासकारों के लिए वो जानकारी के समृद्ध स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं सातवें में देखिए यही क्वेश्चन बन चुका है आपका कि प्रागैतिहासिक लेखकों के लेखन को क्यों माना जाता है। पहली चीज, उन्हें प्रतिष्ठित लोगों द्वारा छापा गया, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, कोई प्रतिष्ठित लोग छापते न छापते, लेकिन उनका इतिहास लेखन से जुड़ाव से कोई मतलब नहीं। दूसरा, हमें इनसे हमलावरों और हमलों के विषय में जानकारी मिलती है। जरूरी नहीं है हमलावरों की ही जानकारी नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, विरासत, समाज, सबकी जानकारी मिलती है। उन्होंने व्यापक अध्ययन एवं यात्राएं की, लेकिन यात्रा और अध्ययन तो किया उन्होंने, लेकिन उसको उन्होंने किस तरीके से संजोया? वे कालानुक्रमिक महत्व के कुछ स्रोतों में से थे। मतलब उन्होंने क्या किया? चीजों का कालानुक्रमिक अध्ययन किया, क्रमवार इतिहास में जानकारी को उपलब्ध कराया। ये जाकर के इसका सही आंसर बनेगा। तो इसका डी आंसर सही है। इसका क्या सही है? डी आंसर। इसका क्या सही है? बी आंसर। अब यही आपको थोड़ा सा समझना है। बहुत सारी आपके समझ पे आधारित भी आपके, अब यूपीएससी में तो पूरा लेवल इसी लेवल का हो गया है। ये तो बहुत सामान्य सा आपका पैराग्राफ है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। ह्वेनसांग का लेखन किस उद्देश्य को पूरा करता प्रतीत होता है?
किस उद्देश्य को पूरा करता प्रतीत होता है? क्योंकि उसने चीन की यात्रा की थी, भारत से तुलना भी कर सकता था। यहां पे उसने चीन की यात्रा तो की, लेकिन भारत से तुलना इसको लेकर के कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है उसको लेकर के, है ना। ठीक है, ये उद्देश्य नहीं था उसका कि चीन से तुलना करे वो, और उसने किया भी नहीं था। वह एक मुख्य रूप से इतिहासकार था नहीं, एक विदेशी यात्री था, यात्रा वृत्तांत लिख रहा था। उसके ऊपर बौद्धिक दृष्टिकोण का दबाव था? बिल्कुल नहीं था। वह एक विद्वान था, है ना। यहां पे तो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने आया था ना वो एक विद्वान था, परिष्कृत व्यक्ति था, ईमानदारी पूर्वक उसने अपनी सारी चीजों को लिखा है। तो एक तो यहां पे बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था ओवरऑल, बाद में उसने अपनी यात्रा वृत्तांत के तौर पे उसको लिख डाला। ठीक है, तो इसका क्या सही हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अब देखो यहीं पर आपको चीजों को समझना है। पहले आप पूरे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ रखा है तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। यहां पे देखो एक क्वेश्चन ये भी है, ह्वेनसांग ने संस्कृत और पाली भाषाओं का अध्ययन क्यों किया, है ना। उसने संस्कृत और पाली भाषाओं का अध्ययन क्यों किया, इसको लेकर देखिए, बहुत सिंपल है। यहां पे एक बार हम फिर से जाते हैं पैराग्राफ में, और यहां पे एक बात लिखी गई है, एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। यहां पे आप देखिए, मैं यहां पे जाकर के एक बार देख लेते हैं। हां, ठीक है, यहां पे देखिएगा ये लिखा हुआ है, हां यहां पे, उसने बौद्ध दर्शन और भारतीय समाज को बेहतर ढंग से समझने के लिए संस्कृत और पाली भाषाएं सीखी। जब कभी भी पैराग्राफ में किसी भी व्यक्ति को लेकर कोई नई चीज जुड़े, नई चीज सीखी, नई चीज वो की, वो हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए, है ना। जब कभी कोई स्पष्टीकरण आए, अंडरलाइन करिए स्पष्टीकरण को, तो इससे क्या होगा, उन्हीं से क्वेश्चन जाकर के बनेंगे। तो अब यहां पे एक बार देख लेते हैं कि क्या आंसर सही होगा। ठीक है, इस पे चले जाते हैं। उसने जो है ह्वेनसांग ने संस्कृत और पाली का अध्ययन क्यों किया, इस पे आ जाते हैं। अपने आस पड़ोस के लोगों से बातें करने के लिए? बिल्कुल नहीं। उसने तो भारतीय साहित्य को समझने के लिए किया था। इन भाषाओं से अपनी जीवनी लिखने के लिए? बिल्कुल नहीं। चीनी भाषा में इन भाषाओं का अनुवाद और व्याख्या करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि उसने सीखी किस लिए थी, यहां पे लिखा हुआ है, उसने इसलिए सीखी थी बौद्ध दर्शन तथा भारतीय समाज को समझने के लिए, इसलिए सीखी थी उसने। तो यहां पे कहीं आंसर ही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। 9 का भी डी सही है। अब आप लोगों को देखो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़ने की आदत डालनी है। ह्वेनसांग के लेखन को उपयुक्त क्यों माना जाता है, ह्वेनसांग के लेखन को उपयुक्त क्यों माना जाता है? ठीक है, सबसे पहले उसने कुछ प्रतिष्ठित दरबारों में से कुछ समय गुजारा था। मतलब प्रतिष्ठित दरबारों में रहे ना रहे, रहा, हर्ष के टाइम पे रहा, लेकिन इस कारण से उसका लेखन उपयुक्त थोड़ा ना है। वह एक दयालु पर्यवेक्षक था, यह भी कोई बात नहीं हुई। वह एक व्यापारी और पर्यटक के रूप में भारत आया था? व्यापारी बिल्कुल नहीं था, वो एक स्कॉलर के तौर पे आया था। उसने कई एशियाई देशों की यात्रा की थी। देखो ये भी आपके पैराग्राफ में मिल जाएगा। ये आसान पैराग्राफ था, बहुत कठिन नहीं था। आयोग का लेवल थोड़ा सा इससे अप है, पर स्टेट पीसीएस का लेवल यही है। ये जो आप देख रहे हैं ना, स्टेट पीसीएस में इसी तरीके से आते हैं। यहां पे देखिए एक शब्द लिखा होगा, हाँ यहां पे देखिए, भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करने से पूर्व चीन में व्यापक अध्ययन एवं यात्राएं की थी। ये आपका आंसर है। तो ये आप लाइन आप यहां से देखेंगे तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि एक बार पैराग्राफ हमने ध्यान से पढ़ा और इसके बाद हमने क्वेश्चंस पढ़े, उन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ा तो हम आंसर निकाल पाने में संभव और कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इसका डी आंसर सही है। बताइए हाँ, चलिए काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है। कोई दिक्कत हो रही है इसमें? अब एक और कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, इकोनॉमी का जब भी मैं करवाता हूं, इकोनॉमी का लेवल हमेशा अप होता है। इकोनॉमी के आसान नहीं होते, इकोनॉमी के कठिन होते हैं। उसमें आपकी समझ कितनी है अर्थव्यवस्था को लेकर के, ये भी आपको समझना होगा, ठीक है। यूपीएससी का लेवल भी अप रहता है, तो कहीं ना कहीं पे इकोनॉमी के जो लेख होते हैं वो आपकी अर्थव्यवस्था की समझ को लेकर होता है। और एक चीज ध्यान रखना, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, कंप्रीहेंशन हर एक स्ट्रीम से आएंगे, इकोनॉमी से भी आएंगे, पॉलिटी से भी आएंगे, सबसे आएंगे, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक अग्रणी भारतीय निर्माताओं ने अपने मौजूदा लेख में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रबलित करते हुए
मूल्य वृद्धि की पीड़ा तथा अन्य चीजों के साथ साथ औद्योगिक रुग्णता के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यहां पे समझिएगा, एक अर्थव्यवस्था यहां पे बताया गया कि एक भारतीय, कोई अग्रणी भारतीय निर्माता ने एक लेख लिखा, जिस लेख में उसने बताया कि मूल्य वृद्धि और औद्योगिक रुग्णता, कैसे हमारे देश में औद्योगिक रुग्णता है और कैसे हमारे देश में मूल्य वृद्धि जो लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है, इन दोनों के प्रति उसने क्या किया, लोगों का ध्यान आकर्षित। उसने एक लेख लिखा, जिस लेख में उसने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बताई कि कैसे मूल्य वृद्धि हो रही है और कैसे औद्योगिक जो है रुग्णता बढ़ रही है। ठीक है, एक बात यह निकल के आई, हमारे देश में औद्योगिक रुग्णता का एक प्रमुख कारण, जब कभी कोई रीजन बताया जाए, स्पष्टीकरण बताया जाए, तो आप क्या करेंगे, उस स्पष्टीकरण को आप लिखेंगे। हमेशा कभी भी कोई स्पष्टीकरण बताया जाए आप उसे लिखेंगे। हमारे देश में औद्योगिक रुग्णता का एक प्रमुख कारण यह सच्चाई रही है कि व्यावसायिक तथा निर्माण प्रबंधक तत्कालिक भविष्य की अपेक्षा आगे आने वाले कल को देखने में सक्षम नहीं हो पाए। मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी हमारे देश में, वो क्या हुई, बहुत ज्यादा दूरगामी नहीं रही, बहुत दूरदर्शी नहीं रही, हम बहुत दूर तक का नहीं देख पाए। तभी फिर बाद में हमने 1991 में नई आर्थिक सुधार नीति के बाद एलपीजी रिफॉर्म लेकर के आए। तो अब चाइना, मतलब इसने बताया कि हमारे जो नीति नियंता थे, जो नीति निर्माण करने वाले लोग थे, जो इसको पूरा का पूरा चला रहे थे इकोनॉमी को, वो बहुत अच्छे से बहुत आगे तक की नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए। साथ ही कुछ वर्षों से वो सकारात्मक परिणाम संबंधी प्रतिवेदन देने, उच्चतर आय और अंशधारकों को तुलनात्मक रूप से अधिक चिंतित रहे हैं। ठीक है, उनका पूरा का पूरा जो है एक ही उद्देश्य रहा है कि भैया सकारात्मक परिणाम कैसे दें, उच्चतर आय कैसे क्रिएट करें, है ना। कुछ वर्षों में वे सकारात्मक परिणाम, कुछ ही वर्षों में, कुछ वर्षों से, मतलब वो सकारात्मक परिणाम संबंधी प्रतिवेदन देने, उच्चतर आय, अंशधारकों को तुलनात्मक रूप से अधिक चिंतित रहे कि भैया जो इनके लिए क्या क्या काम किया जा सकता है। तैयारी की सीमा को शायद ही कभी 5 वर्षों से अधिक के लिए बढ़ाया गया हो। यहां पे देखिए बताया गया कि 5 वर्षों कोई भी कार्य करते हैं, 5 वर्ष से ज्यादा कोई भी चीज बढ़ाई नहीं गई कभी भी। हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजना रही और पंचवर्षीय योजना में काम पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं पूरा हो गया तो अगली पंचवर्षीय योजना आ गई। हमने कभी उसी पंचवर्षीय योजना को आगे नहीं बढ़ाया। जबकि कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए 5 वर्षों का समय पर्याप्त नहीं होता, किसी भी नीति को लागू कराने के लिए ज्यादा समय भी लगता है। तभी आप देखिए नीति आयोग क्यों लाया गया और दीर्घ वर्षीय योजनाएं बनी, है ना, 3 साल के लिए, 7 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो आमतौर पर वो लेखक यही कहना चाहता है। आपकी यहाँ पे कितनी समझ है वो चीज आप देख पाएंगे। तो 5 वर्षों से अधिक के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, आज तक मतलब ये बोला गया कि तैयारी की सीमा को शायद ही कभी 5 वर्षों से अधिक के समय के लिए बढ़ाया गया। देखो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, जो मुझे लगता है एक क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। ठीक है, और देखो मैं बता रहा हूं कहां कहां से क्वेश्चन आपका निकल सकता है। एक क्वेश्चन आपका यहां से भी निकल सकता है। ठीक है, यह औद्योगिक रुग्णता जो आपका है, यह भी आपका एरिया क्वेश्चन का बन सकता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे। इसके बाद नए संयंत्रों हेतु की जाने वाली बचत अपर्याप्त रही है। विविधता एवं विकास के प्रति रूपांतरण, लाभ उत्पत्ति बुरी तरीके से पिछड़े हुए हैं। व्यवसाय में स्थायित्व के लिए, देखो जो मैं ये आपको हल करा रहा हूं ना, इसके पीछे का मेरा उद्देश्य है कि आप लोग भी हल करें, पढ़ें, पढ़ करके एक बार जद्दोजहद करें, आंसर निकालने की कोशिश करें, थोड़ा सा मेहनत करें तो आप भी निकाल सकते हैं। व्यवसाय में स्थायित्व के लिए विकास की आवश्यकता होती है। यदि कोई, मतलब यहां पे देखो एक शब्द है, व्यवसाय में स्थायित्व के लिए विकास की आवश्यकता होती है। यहां पे एक कोटेशन टाइप में दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, यदि कोई नेस्तनाबूत नहीं होना चाहता है तो उसे विकास करना ही पड़ता है। मतलब कोई यदि पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होना चाहता तो विकास करेगा ही करेगा, नहीं तो फिर बर्बाद ही बर्बाद है। यह प्रमुख रूप से आज आयात के उदारीकरण तथा बढ़ते प्रतिरोध के संदर्भ में सही है। इसके अलावा वृद्धि एवं उच्चतर प्रतिद्वंद्विता सेवाओं का सृजन करती हैं और उच्चतर सेवा निर्माण तथा उपभोक्ता वस्तुओं दोनों के लिए बेहतर बाजार का निर्माण करती हैं। यह हेनरी फोर्ड थे, देखो यहाँ पे हेनरी फोर्ड को भी कवर किया गया है, जो एक बेहतर एवं स्थायी मध्यम वर्ग के निर्माण हेतु, हेनरी फोर्ड ने कहा कि एक मध्यम वर्ग का निर्माण होना चाहिए, उस आवश्यकता को लोगों तक लाए जिसे पर्याप्त संख्या में वैसे लोगों को ने अपनाया जिनके पास पर्याप्त धन था। तो यहां पे हेनरी फोर्ड का एक कोटेशन दिया गया है, संभवतः यहां से भी एक क्वेश्चन आपका निकल के आएगा। देखते हैं। तथा अधिक से अधिक वस्तुएं और सेवाएं हो सकती हैं। संप्रभुता प्राप्ति के, अब तो देखो 75 वर्ष हो चुके हैं, यह आर्टिकल में 75 वर्षों के बाद
भी हमारे उत्पादक तथा निर्माता संकीर्ण मानसिकता वाले दुकानदारों के विचारों को आंदोलित करने में सक्षम नहीं हो पाए, ठीक है, और हमारे अति सुविज्ञ प्रबंधक भी खुशी खुशी बगैर किसी चिंता के साथ उनके साथ चिन्हित कर लिए गए, ठीक है। तो अब एक बार थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा उपरोक्त अवधारणा यानी जो पैराग्राफ दिया गया उसके अनुसार विकास एवं बढ़ता हुआ उत्पादन किसको बढ़ावा देता है? कह रहा विकास तथा बढ़ता हुआ उत्पादन बढ़ावा देता है। हमें ऊपर वाले पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालना है। कह रहा आपूर्ति की अनुचित अतिरिक्तता को, तो कहीं पर भी आपूर्ति की अनुचित अतिरिक्तता की बात नहीं की गई है। एक बार यदि हम पूरे पैराग्राफ को देखें तो यहां पे बात लिखी गई है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है वृद्धि उच्चतर प्रतिद्वंदता सेवाओं का सृजन करती है। यहां पे एक सेंटेंस दिया गया है सेवाओं का सृजन, ये वाला आप सेंटेंस देखिए। इसके अलावा वृद्धि उच्चतर प्रतिद्वंदता सेवाओं का सृजन करती है, उच्चतर सेवा निर्माण उपभोक्ता वस्तु दोनों के लिए बेहतर बाजार। तो यहां पे देखिए सेवाओं को जिसके चलते निर्माण तथा क्रेता उत्पादनों के लिए खुल जाते हैं, तो ये सेंटेंस इसका बी वाला सेंटेंस आपका सही होगा। ये आपके उसमें दिया गया है, सिंपली निकल जाएगा। अन्य देशों के अतिरिक्त उपभोक्ता वस्तु की बिक्री का समर्थन, ये बात है नहीं। आयात पर नियंत्रण और बाध्यता की शर्तें, ये भी नहीं है। इसके बाद देखिए हेनरी फोर्ड से एक क्वेश्चन पूछ लिया है। बोल रहा है हेनरी फोर्ड ने अपेक्षाकृत एक स्थायी मध्यम वर्ग की आवश्यकता पर क्यों जोर डाला है? हेनरी फोर्ड ने क्यों बात कही है, एक बार देख लेते हैं। यहां से देखो एक क्वेश्चन बन गया है। हेनरी फोर्ड जो एक बेहतर और स्थायी मध्यम वर्ग के निर्माण की आवश्यकता को लोगों तक लाए, जिसे पर्याप्त संख्या में वैसे लोगों ने अपनाया जिनके पास पर्याप्त धन हो सकता था। तो यहां पर देखिए हेनरी फोर्ड ने एक अपेक्षाकृत स्थायी मध्यम वर्ग की आवश्यकता पर क्यों बल प्रदान किया? मतलब मेन है पैसा, क्योंकि मध्यम वर्ग के पास क्या होता है, उनके पास पर्याप्त पैसा होता है विलासिता की वस्तुओं को खरीदने के लिए। तो पहला दे रहा मध्यम वर्ग सामान्यतः सेवा उन्मुखी होते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा है इस वर्ग के लोगों के पास अत्यधिक विलासितापूर्ण वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्याप्त धन होता है। इसका बी सही है आंसर, आपका बी सही है। बाकी आप देख लीजिए मध्यम वर्गीय लोगों की मनोस्थिति दुकानदारों जैसी नहीं होती है, मध्यम वर्गीय लोग सर्वाधिक अस्थिर होते हैं, इसकी कोई बात नहीं है। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एक बेहतर और स्थायी मध्यम वर्ग के निर्माण की आवश्यकता पर लोगों तक लाए, जिसे पर्याप्त संख्या में वैसे लोगों ने अपनाया जिनके पास पर्याप्त धन था। तो यहां से आपका इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं नेक्स्ट। योजनाएं समय सीमा को शायद कभी भी 5 वर्षों से अधिक के लिए बढ़ाया गया हो। देखो ये मैंने आपको बोला था, यहां से भी एक क्वेश्चन बना है। ये है आपका यहां पे तैयारी की सीमा को शायद ही कभी 5 वर्षों से अधिक समय के लिए बढ़ाया गया हो। अब यहां पे इसका आपको बताना है कि क्यों नहीं बढ़ाया गया, ठीक है। यहां पे आंसर पे चलते हैं। हाँ, यहां पे दिया गया है योजना के तहत अगले 5 वर्षों में वाले समस्त उतार चढ़ाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसको लेकर कोई बात नहीं है। अगला योजना को 5 वर्षों से कम समय अवधि में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह कोई मतलब नहीं है इसका कि योजना को 5 वर्षों से बिल्कुल, ठीक है, कोई इसका मतलब नहीं है कि योजना को 5 वर्षों से, है ना, कम समय के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 वर्षों का समय योजनाओं के सफल क्रियान्वयनों के लिए काफी नहीं होता है। मतलब कोई भी योजना होती है उसको, मतलब कभी भी हमने 5 वर्ष से ज्यादा का समय पंचवर्षीय योजनाओं का बढ़ाया ही नहीं, है ना। हमने क्या किया, नई पंचवर्षीय योजना लेकर के आ गए। तो कह रहा कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए 5 वर्ष का समय पर्याप्त नहीं होता है ना। तो ये आपका जो है यहाँ पे इसका तात्पर्य ये है, यहां पर दिया गया, इसका सी सही होगा तीसरे का, ठीक है। बाकी ये इसका कोई मतलब है नहीं। चौथे में चलते हैं। भारतीय उद्योगों की स्थिति को विकसित करते हो तो उद्यमिता को निम्नांकित को छोड़ करके बाकी सभी कार्य करने चाहिए। भारतीय उद्योगों की स्थिति को विकसित करने के लिए उद्यमियों को निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य करने चाहिए। मतलब कौन सा कार्य छोड़ देना चाहिए? देखो सबसे पहले उद्यमियों को विविधीकरण करना चाहिए, रूपांतरण के लिए नीतियों को अपनाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देश के भीतर तथा देश के बाहर उद्यमियों को प्रतिद्वंदिता का बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए आपस में। औद्योगिक विकास तथा विविध क्षेत्रों में वृद्धि के उद्देश्य से दीर्घावधि योजनाओं को अपनाना चाहिए, बिल्कुल अपनाना चाहिए। दीर्घावधि लाभ को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। लाभ की बात यहां पे नहीं है, यहां पे औद्योगिक विकास की बात है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय उत्पादकों या निर्माताओं की निम्नलिखित कमियों में से किस एक कमी को लेखांश में लेखक द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया है? मतलब बताया गया है कि जो भारतीय उत्पादक और निर्माता हैं
उनकी कौन सी कमी है जिसको इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है, ये आपको सोचना है। यहां पे आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। वे अंशधारकों को किए गए भुगतान को लेकर अपेक्षाकृत कम चिंतित हैं, ऐसा नहीं है, अधिक चिंतित हैं, ये बात की गई है वहां पर। आप देखिए यहां पर एक सेंटेंस को आप यदि देखेंगे, अभी आपके रीडिंग स्किल के ऊपर है कि आप कितनी चीजों को याद कर पाते हैं, है ना। जितना आप याद कर पाएंगे, यहां पे देखिए, हां, अंशधारकों को लेकर के यहां पे बात की गई है। कहा गया है यहां पे, हाँ, ये है आपका प्रतिवेदन देने उच्चतर आय अंशधारकों को तुलनात्मक रूप से अधिक चिंतित थे। यहां पे बोल रहा है कम चिंतित थे, तो बिल्कुल तौर पे ये नहीं होगा। यहां पे कह रहा है अपेक्षाकृत कम थे, नहीं, पैराग्राफ के हिसाब से ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे विविधीकृत तथा विकास पर अतार्किक तरीके से काफी अधिक पैसा खर्च करते हैं। नहीं करते हैं भाई, विविधीकरण इन सब चीजों पे लेकर के पैसा ही कहां खर्च किया गया, इसको लेकर के काम कहां किया गया, तो ये भी आपका लेखांश में इस चीज पे भी ध्यान नहीं दिया गया। वे खजांचियों जैसी मनोस्थिति के खिलाफ होते हैं, ये भी नहीं बोला गया। वे विकास कार्यों की अपेक्षाकृत तत्कालिक कुल वृद्धि को लेकर अधिक चिंतित होते हैं। ये जो है बात पूरी की पूरी इसमें की गई है, तो इसका डी सही है आपका, इसका भी डी सही है। दो पैराग्राफ यहां पे देखो मैंने आपको कराया, एक इकोनॉमी का था, इकोनॉमी में आपको समझना जरूरी था, ठीक है। अब यहां पे एक बात दिमाग में बैठाइए सभी बच्चों, एक बार जब आप खुद पढ़ोगे ना, खुद पढ़ के इससे जूझोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, सेंटेंस को निकालोगे, क्वेश्चंस को देखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर प्रीवियस ईयर कर लो, आयोग के प्रीवियस ईयर ही कर लो, सबके आंसर आपको मिल जाएंगे, हमारी टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है, कहीं भी से भी मिल जाते हैं। और जब मल्टीपल टाइम उसे करोगे तो आपको कंप्रीहेंशन आना चालू हो जाएगा। कंप्रीहेंशन कुछ नहीं है, आपका रीडिंग स्किल और आप कितना प्रैक्टिस करके जा रहे हैं उससे आप धीरे धीरे कंप्रीहेंशन सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है। 4 समझ में नहीं आया, 4 में क्या है, 4 में क्या है, भारतीय उद्योगों की स्थिति को विकसित करने को उद्यमितों में निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर के बाकी सभी कार्यों को करना चाहिए। तो ये काम यहां पे कह रहा है ना, किस एक को छोड़ करके, क्या एक नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्या विविधीकरण करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। रूपांतरण करने की बात हो, इसके लिए पॉलिसियां चाहिए, करना चाहिए। देश के भीतर देश के बाहर उद्यमितों को प्रतिद्वंदता बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। औद्योगिक विकास विविध क्षेत्रों में वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। दीर्घावधि लाभ को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यहां पे देखिए, कहीं पर भी यदि हम दीर्घावधि लाभ नहीं होता है कोई भी चीज को लेकर के, दीर्घावधि एक रणनीतियां होती हैं, दीर्घावधि पॉलिसीज होती हैं, यहां पे दीर्घावधि लाभ की बात कर रहा है। पूरे पैराग्राफ में देखेंगे कहीं पर भी दीर्घावधि लाभ को लेकर के बात नहीं की गई है। यहां पे बात की गई है विविधता की, यहां पे बात की गई है रूपांतरण की, तो लाभ को लेकर के चूंकि यहां पे दिया गया है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये काम नहीं करना चाहिए, बाकी सारे काम करना चाहिए, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना है, जो पैराग्राफ में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर निकालेंगे। तो अब मेरा आप सभी से आग्रह है, जितने भी लोग हैं सीसेट के कंप्रीहेंशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं, जिस आयोग का दे रहे हैं, लगातार आप उसको जो है सॉल्व कर डालें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का आप सॉल्व कर डालिए। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी दूंगा आपके एप्लीकेशन में, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे, और मैं लगातार आपके कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम तक करवाता रहूंगा। इसको लेकर के आपका कंप्रीहेंशन गड़बड़ नहीं होगा यदि आप खुद प्रैक्टिस करोगे। मेरे प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा कि आप मेरे साथ यहां पे प्रैक्टिस करके चले गए और सही हो जाएगा, नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें होंगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। मैंने 2 आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं, बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाइए, वहां पे ध्यानपूर्वक से पढ़िए और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है। आपसे हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आयोग की साइट में मिल जाएंगे, सारे के सारे आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगे, वहां पे जाइए, प्रीवियस ईयर के सेक्शन पे पेपर मिल जाएंगे। या प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज में प्रीवियस ईयर का सेक्शन इसीलिए दिया है मैंने, ताकि आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से चीजें मिल जाए, तो वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखिएगा।